हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजिशन, और ये हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 5। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक में पेपर नंबर 6 जो है वहां पर हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। और ये सेक्शन किस में आता है? सेक्शन ए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ही अभी चल रहा है। ओके, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको क्या करता हूँ, पहले जो लास्ट क्वेश्चन तुमको दिया गया था उसका आंसर बता देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, जिसके आंसर कई स्टूडेंट ने दिए भी हैं वीडियो के अंदर, तो उसका आंसर क्या रहेगा? देखो, स्टॉक का मैंने दिया था कि स्टॉक का वैल्यूएशन तुमको बताना है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन क्या रहेगा? अपने पास कितने स्टॉक है? अपने पास है ना टोटल 4 तरह के स्टॉक है, 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक। ओके, कॉस्ट भी गिवन था, एनआरवी भी गिवन था। मैंने कंफ्यूजन तुमको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन अराइज हो तुम्हारे माइंड में, इसके लिए मैंने क्या किया, इनका टोटल भी लिख के दिया। और कोई बच्चा क्या करेगा, सर स्टॉक का वैल्यूएशन आपने बताया है क्या? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ओके, सिंपल, मैंने केवल इतना कहा था। क्यों? मैं चाहता था कि भैया देखें तो सही तुमको कितना आता है, हर बार मैं क्यों बताऊं। अब तुमने देखा कि अच्छा कॉस्ट 80 है, एनआरवी 85 है, तो एक काम करते हैं, इसको 80,000 पे हम बुक कर लेते हैं। तो हमने कहा भैया क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? तो एक बच्चे ने मैसेज भी किया 80,000, जितना सिखाया उसके अकॉर्डिंग उसने आई थिंक करेक्ट किया। बट एक्चुअल में क्या था, ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन था आप टोटल में नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, हर स्टॉक वाइज देखेंगे, आइटम बाय आइटम बेसिस पे आपको चेक करना चाहिए। तो ये 80,000 गलत हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होएगा? आइटम बाय आइटम बेसिस पर। ओके, इसका मतलब सर अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो स्टॉक ए की अगर बात करें तो उसका 10,000 कॉस्टिंग है, और मार्केट में बेचने जाओगे तो सिर्फ 8,000 मिलेगा। तो इसका मतलब हम स्टॉक का वैल्यूएशन कितना दिखाएंगे? 8,000 दिखाएंगे। स्टॉक जो बी है, कॉस्टिंग 15 है, मार्केट में बेचोगे तो नेट आपको 20,000 मिलेगा। तो हम 20,000 शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि स्टॉक जितना ज्यादा दिखाओगे प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो जितना स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो अपने को स्टॉक को मिनिमम रखने को बोला गया, स्टॉक को मिनिमम रखने को बोला गया। तो 15 और 20 में से क्या दिखाओगे? 15,000। सी के अंदर 25 और 21, तो 21,000 में ही बेच सकते हो ना ज्यादा ज्यादा, तो 21,000 दिखाओगे। तो 8 हुआ, 15,000 हुआ, 21,000 हुआ, और 30 और 36, सो इट इज 30,000। सो इट इज 30,000 नाउ। अब आप इसको टोटल कर सकते हैं, अब आप इसको टोटल कर सकते हैं। तो टोटल कितना रहेगा? एक स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर भी दिया है, अब तक की बात कर रहा हूं मैं। 8,000, 15,000, 21,000 एंड 30,000, ये हो गया है 74,000। सो 74,000 पे हम क्या करेंगे, इसको हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करेंगे। डन? चलिए, ओके सर, डन है। अच्छा, एक बच्चे का ये थोड़ा सा ये भी था कि सर ये कैसे शो होता है, एक बार फिर से बता दो। हालांकि मैंने उसको बताया, बट फिर भी सुन लो। क्या देखो, ये होता है क्लासेस कंटिन्यू साथ साथ देखने का फायदा, कि जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं मैं इमीडिएट ले पा रहा हूँ नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट्स आप वहां पे भेज सकते हैं, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो जो बच्चा अपने से क्लास ले रहा है, परचेज कर लिया जिसने कोर्स, एक गूगल फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, हमारे इंस्टा को ज्वाइन कर लेना होता है, यूट्यूब पे आप ज्वाइन हो ही, और फिर मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और साथ ही साथ हमारे जो पर्सनल नंबर हैं आपको, कि आप हमसे बात कर सकते हो मेरे और मैम के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, बट ग्रुप हम इसलिए हम चाहते हैं कि भैया आप डाउट्स ग्रुप पे ही भेजें। इंडिविजुअली अगर रह गया तो गलती से, क्योंकि अगर सबके मान लो डाउट्स आने लगे इंडिविजुअल बेसिस पे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और एक ही चीज को समझाना है तो क्यों ना ग्रुप में ही समझा दिया जाए। नाउ अब देखो, इसमें क्या था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये कैसे हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज करके परचेज कैसे एडजस्ट हुआ था। तो मैंने उसको यहाँ पे देखो बताया भी था कि अगर ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी मान लो परचेजेस हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया 5 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक की अभी तक हमने एंट्री नहीं की, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कितना दिखा रहे हैं? 50,000 दिखा रहे हैं। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के नीचे।
क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की तो लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ होगा, पोस्टिंग नहीं होगा तो लेजर का बैलेंस भी नहीं आया होगा। तो हमने ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ऐसा अगर हम करते हैं तो ट्रेडिंग में आएगा 50,000, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स यहां पर शो होंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वॉट एवर। तो उसमें 50,000 क्या आएगा, शामिल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लो परचेजेस तुम्हारी कितनी थी यहाँ पे ट्रेडिंग में आएगी, परचेजेस ऑफ 5 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 50,000 का। और मान लो कि मैंने बाकी माल बेच दिया है, बाकी माल बेच दिया है बाय सेल्स, बाय सेल्स कितने का? 5 लाख में से 50,000 मेरे पास पड़ा है, 4.5 लाख का माल मैंने बेच दिया और 10% प्रॉफिट पे, 45,000 के प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया है। तो 10% है ना, 4,50,000 का 10%, तो ये हो गया 4,95,000। अब देखो तुम्हारा जीपी कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? ये क्रेडिट साइड में ना 4,95,000 प्लस 50,000, अब माइनस कर देता हूँ 5 लाख, कितना है 45,000। यस, आपने 45,000 ही तो कमाया था, बिल्कुल। तो 45,000 यहाँ पर शो हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या शो हो जाएगा? बैलेंस शीट में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिखा दोगे आप 50,000 का, डन। ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट से आपके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपने एंट्री पास कर दी हो, कौन सी एंट्री? अगर आपने एंट्री पास कर दी हो, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितना से? 50,000 से, 50,000 से, ओके। तो ऐसा करने पर क्या होगा, आपका जो परचेजेज है वो 50,000 से कम हो जाएगा, तो जो परचेजेज आएगा वो 5 लाख नहीं 450 शो किया जाएगा। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई है तो क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे, फुटनोट में नहीं आएगा ना, फुटनोट में नहीं आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आएगा, ठीक है, डन है जी, आया समझ में। अब इसके बाद अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो मैंने कहा था ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक मत दिखाना, ट्रेडिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक मत दिखाना। तो देखो प्रॉफिट में कोई चेंज आता है क्या? जरा देखना, टू परचेजेस कितना अपना? सर टू परचेजेस ऐसा है, ट्रायल बैलेंस में कितना है? 450, ट्रायल बैलेंस में कितना? 450, तो वो जितना ट्रायल बैलेंस में होगा वही तो ट्रांसफर होगा आगे, ओके। और सेल्स कितना तुम्हारा? बाय सेल्स 4,95,000 ना, 4,95,000, 450 का माल 10% प्रॉफिट पे बेचा। अब देख लो 495 और 450 डिफरेंस कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कितना आ रहा है सर? जीपी आएगा अभी 45,000, करेक्ट है, पक्का, डन। अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो किसी को भी दिक्कत हो इस तरीके से मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से बताएंगे तुमको। अगर मुझे लगेगा कि कोई डाउट ऐसा है जो अच्छा है और कम समझ में आया तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हाँ, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक शो हो ही जाएगा, डन। तो आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन पे। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, तो मैं बता देता हूं एक बार के लिए। यहाँ पर बेसिकली हम क्यों आए हैं, हमें जानना चाहते हैं कि कौन सा तो कैपिटल आइटम है, कौन सा रेवेन्यू आइटम है। जैसे कि आपको अगर पता हो कि जैसे आपने मान लो बिल्डिंग परचेज किया, काम करते हैं इसको, मान लेते हैं कि आपने बिल्डिंग परचेज किया, तो आप एंट्री क्या करते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ओके। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज किया, तो आप एंट्री क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ओके। मान लीजिए आपने सैलरी पे किया, तो आप एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ओके।
डन है। अगर तुमने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करवाया, प्लांट एंड मशीनरी तुमने खरीदा, उसको लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, क्या करोगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट करोगे या प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करोगे? बताओ, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या करोगे? सर एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाती ना, तब तक वो जो एक्सपेंस होगा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। तो हम इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट नहीं करेंगे, हम प्लांट एंड मशीनरी ही डेबिट करेंगे। ये सब चीज सीखने को किधर मिलती है? ये मिलती है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कहा कि भैया ये आपका जो बिल्डिंग आपने परचेज किया ना, ये आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन है। कैसे? क्योंकि बिल्डिंग का जो बेनिफिट है, प्लांट एंड मशीनरी का जो बेनिफिट है, वो आपको एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। तो ये कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ, और सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ये आपने करंट ईयर के लिए पे किया है, इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं होगा, तो ये आपका रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ। क्यों डिफरेंशिएट करना है हमको कि कौन सा कैपिटल और कौन सा रेवेन्यू? क्योंकि जो कैपिटल आइटम्स हैं उनका बेनिफिट क्योंकि नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो ये आइटम्स जाएंगे किधर? बैलेंस शीट में। ये वाले आइटम्स किधर जाएंगे? बैलेंस शीट में। और सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इनका बेनिफिट तुमको केवल करंट ईयर के लिए मिल रहा है, तो ये वाले आइटम जाएंगे किधर? पीएनएल में। पीएनएल में, ओके, पीएनएल में जाके ट्रांसफर, ट्रेडिंग या पीएनएल में जाके क्लोज हो जाएंगे, सिंपल। तो सिंपली हमको इस चैप्टर में जानना है कि कौन सा कैपिटल ट्रांजेक्शन और कौन सा रेवेन्यू है, ताकि हम ये डिफाइन कर सकें कि वो वैल्यू बैलेंस शीट में जाने वाली है या पीएनएल में जाने वाली है ना। देखो वन बाय वन। After the incurrence of an expenditure by an entity, that expenditure has to be recognized as either a capital expenditure or revenue expenditure before being recorded in the books of account। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले ये पता लगाना है कि वो कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट तुमको, बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी एंजॉयड बाय एन एंटिटी ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी आपने परचेज किया वगैरह, फर्नीचर कोई खरीदा आपने, तो ये एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट मिलेगा। कोई लाइसेंस एक्वायर किया, 5 साल का लाइसेंस एक्वायर किया, ठीक है, 10 साल का आपको लाइसेंस मिल गया बिजनेस रन करने का, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा होता है? नॉन रेकरिंग होता है। कैसा? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता, रेकरिंग मतलब फ्रिक्वेंटली होता रहता है, हर महीने हो रहा है, ठीक है ना, हर 2 महीने से हो रहा है, 3 महीने से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है। नॉन रेकरिंग क्या? ऐसा एक्सपेंस जो बार बार नहीं होता, जो कभी कभार, यदा कदा, है ना, होता है, ठीक है, बहुत रेयर केस में। मतलब ऐसा नहीं है कि रूटीन बेसिस पे हम उसको, जैसे सैलरी है, रूटीन बेसिस पे हर महीने अपने को पे करना पड़ता है, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आप रूटीन बेसिस पे नहीं करते हैं। मशीनरी हमेशा थोड़ी खरीदते हो, फर्नीचर हमेशा थोड़ी ना खरीदते हो, ओके। A capital expenditure take place when asset or services is acquired और improvement of fixed asset is affected। ओके, या तो कोई एसेट खरीद रहे हो आप, ठीक है, या फिर इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट मतलब कोई एसेट में आप इंप्रूव कर रहे हो जिससे उसका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। ओके, इंप्रूव करके मतलब वो, मान लो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है कोई एसेट, अब मैं उस पर रिपेयर का खर्चा कर रहा हूँ और उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहा हूँ, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिपेयर का खर्चा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, क्योंकि वो एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। These assets resulting from such expenditure are not intended for resale in the ordinary course of business। ये जो एसेट आपने खरीदा है ना, इसको ordinary course of business मतलब आपका काम नहीं है उसको बेचने का, ठीक है ना। मतलब सर मैं गुड्स खरीदता हूं, तो गुड्स खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। क्यों? इसने लिखा है कि यार ये खर्चे ना ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके लिए हमको वापस रीसेल करना हो। ऐसा कोई आइटम आपने खरीदा हो जिसको वापस रीसेल करना है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, डन है। एग्जाम्पल क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट है, हैवी रिपेयर ऑफ नॉन करंट एसेट है। हैवी रिपेयर से मतलब ये है उसकी कैपेसिटी जरूर इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटी
जरूर इंक्रीज हो रही है। कैपेसिटी अगर मेंटेन रहेगा ना तो कैपिटल नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, उसको राइट ऑफ नहीं करना है अगेंस्ट इनकम इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब पीएनएल में या ट्रेडिंग में ट्रांसफर नहीं करना है। रेदर इट इज कैपिटलाइज, को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, रिकॉर्ड करना है एज एन एसेट एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, और उसको बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। हाउएवर over time the amount of capital expenditure sliced for being recognized as revenue expenditure, मतलब जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा, अब हर साल डेप्रिसिएशन तो लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, तो ये जो बोला है ना, ओवर टाइम द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर स्लाइज्ड फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है ऑन दिस मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल। नाउ रेवेन्यू की बात करें, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको केवल एक साल के लिए मिलेगा, करंट पीरियड के लिए मिलेगा, करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिलने वाला है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पे उसका बेनिफिट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। ये रैकरिंग होते हैं नेचर में, मतलब फ्रिक्वेंटली होते हैं, बार बार होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी, रेंट वगैरह, ये सब हो गया, ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली बेसिस पर होते हैं। नाउ एग्जांपल क्या क्या है इसका? जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा, या रैकरिंग खर्चों का पेमेंट, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कन्वेंस चार्जेस हो गया, मंथली इंटरनेट चार्जेस हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया, पानी का बिल आता है तो पानी का हो गया, एटसेट्रा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करंट एसेट, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करंट एसेट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, कि कोई एसेट है, मतलब मेरा मशीनरी है, टाइम टू टाइम रिपेयर मांगता है, ठीक है ना, ऑयलिंग करनी पड़ती है, जैसे अपनी कोई बाइक है, कार है, तो उसका रिपेयर करवाते हैं अपन लोग, सर्विस करवाते हैं, तो ये जो सर्विस चार्ज है ना, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या इससे कोई कार या बाइक उड़ने लग जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 4 लोग की जगह क्या 5 लोग बैठ पाएंगे? नहीं ना। बाइक पे क्या 2 की जगह 3, सर हम तो देख के जाते हैं 3 जनों को भी लेके जाते हैं। तो तुम महान हो, है ना, तुम्हारी जो अभी उम्र चल रही है उसमें तुम 3 क्या 4 भी बैठा सकते हो, ठीक है। खैर कोई ना, नॉर्मली अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई एक्सपेंडिचर करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नहीं इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू। अगर मैं गलत बोला तो वापस सुनना, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू, कैपेसिटी बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो वो कैपिटल होगा। ओके, डन है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। यहाँ पे रेवेन्यू जिसका केवल 1 साल के लिए मिलेगा। डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। इट इज नॉन रैकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू इज रैकरिंग इन नेचर। नॉर्मली इट इन्वॉल्व्स हैवी कैश आउटले, जनरली इनमें खर्चा का अमाउंट बड़ा होता है, रेवेन्यू जनरली क्या होता है? छोटा होता है, लोअर कैश आउटफ्लो। सैलरी दोगे तो कितना दोगे? लाख, 2 लाख। मशीनरी खरीदोगे तो 50-50 लाख रुपए की, करोड़ों की मशीनरीज आ जाती हैं। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो होगा। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट, मतलब पीएनएल के अंदर डेबिट हो जाएगा। इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एंटिटी, ये एंटिटी के स्टार्ट होने से पहले भी हो सकता है और एंटिटी स्टार्ट होने के बाद भी हो सकता है। इट इज, और रेवेन्यू के लिए क्या बोला? रेवेन्यू के लिए बोला ऑलवेज इनकर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। इससे एक चीज समझ में आई कि अगर ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब काम धंधा चालू होने से पहले जो भी खर्चा हो रहा है वो कैपिटल नेचर का ही होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो पहले हो नहीं सकता। इसका मतलब सर वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हो सब, बिल्कुल वो सब फिर कैपिटल नेचर की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल वो सब कैपिटल नेचर की कैटेगरी में ही आएंगे। ओके, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, चलो कुछ लिखवा भी देंगे आपको। इट टेंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इससे आपका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, बिल्कुल। और यूं कह रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा है, डेली के खर्चों को, मतलब सैलरी दे रहे हैं अपन, मान लो किसी को, अब 4 स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, उसकी जगह मैंने क्या कर लिया, एक इक्विपमेंट रख लिया। मैं कहा यार ये मेरे को दिन भर कॉफी चाहिए होती है, तो मैंने कहा एक बंदा मैंने कॉफी लगाने के लिए रख रखा था, सपोज करना, ठीक है, वो कॉफी बनाता रहता था, हर
आधे घंटे में मेरे लिए कॉफी लेके आता था। तो मैंने कहा नहीं, अब एक काम करते हैं, मशीन लगा देते हैं। तो वो जो मशीन मैंने कॉफी मशीन लगवाई है, तो वो क्या होगा, उस बंदे का सैलरी गया ना, उस सैलरी को कम करने के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए वो मैंने मशीन इंस्टॉल करवा लिया। तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर। रेवेन्यू क्या बोला, इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, नॉर्मली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है जो खर्चा, वो रेवेन्यू होता है। A portion of capital expenditure may get matched against the revenue to determine the operating result. वही डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पोर्शन रेवेन्यू रिजल्ट को मैच करने के लिए, प्रॉफिट को मैच करवाने के लिए, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने में हम क्या करते हैं कि भैया इतना रेवेन्यू है, हमने रेवेन्यू कमाया मशीनरी का यूज करते हुए। अब मशीनरी का यूज किया तो हमने तो मशीनरी को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट में शो कर रखा है, लेकिन वो मशीनरी यूज हुई है कि नहीं हुई है, सेल में उसका रोल है कि नहीं है, सर सेल में उसका रोल है। तो भैया सेल दिखा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग उस मशीनरी बेचारी को यूज किया, उसके रिगार्डिंग तो कुछ खर्चा दिखाओ। तो इसलिए हर साल मशीनरी पे डेप्रिशिएट लगा के तुम लोग डेप्रिशिएशन नाम का एक खर्चा दिखा देते हो, सिंपल। चलिए डन, आगे देखो, इसमें कुछ नहीं है ना। एंटायर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सारा का सारा खर्चा ही क्या किया जाता है, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो एंटायर अमाउंट, यहाँ पे एक पोर्शन को ट्रांसफर किया जाता है। नाउ कुछ रूल्स बता रखे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, जिसका यूजफुल लाइफ क्या 1 से ज्यादा साल है, फॉर द यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मतलब अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, लॉन्ग टर्म एसेट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेकेंड हैंड मोटर कार डीलर buy a piece of furniture with a view to use it in business, it will be a capital expenditure. सर सेकेंड हैंड कार खरीदी है, सेकेंड हैंड, न्यू नहीं है, सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू? तुमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड हैंड, चीख चीख कर वो वर्ड तुम्हारे कानों में गूंजेगा ना। तो सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा है, बताओ। तो भैया सेकेंड हैंड है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो नया है ना, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट देगा ना 1 साल से ज्यादा के लिए, बिल्कुल देगा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बट लेकिन उसने अगर कोई सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा फॉर रीसेल, देन इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब तुमको क्या लगता है, ये जो ट्रू वैल्यू वाले हैं, ठीक है, जो सेकेंड हैंड कार का में डील करते हैं, वो कार खरीदते होंगे तो क्या करते होंगे, कार अकाउंट डेबिट करते होंगे या परचेज अकाउंट डेबिट करते होंगे? सर वो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, ना कि कार अकाउंट। क्यों? क्योंकि कार को उनको उनका कोई वो फिक्स एसेट नहीं है, वो क्या करते हैं, वो गुड्स है उनके लिए और उनको वो बेच देंगे वो अभी, क्योंकि उन्होंने खरीदा ही किसके लिए, बेचने के लिए खरीदा है। तो उनके लिए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके डन, आगे देखते हैं। व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मशीन, तो अगर मशीन का प्रेजेंट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए एक्सपेंस किया गया है, मतलब कंडीशन इंप्रूव करना, मतलब उससे अपने को फायदा होगा, बिल्कुल। या ये बोला पुटिंग एन ओल्ड एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो हो गया ना, कंडीशन इंप्रूव, काम नहीं कर रही थी, भंगार में पड़ी थी, हमने क्या किया उससे, ये शर्मा जी का लड़का आया और उसने कहा कि देखो जी मैं इस भंगार से भी एक ना बढ़िया मशीन आपके लिए तैयार कर दूंगा, बट 5,000 रुपए लूंगा। तो मैंने कहा ले लेना, 5,000 रुपए तैयार कर दे, क्या दिक्कत है, शर्मा जी पे भरोसा है हमको, तो शर्मा जी का लड़का भी अच्छा ही काम करेगा, बिल्कुल। तो क्या करने का, उसने काम किया, एक मशीन बना दिया जो मेरे को आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि अब वो नॉन वर्किंग कंडीशन से वर्किंग कंडीशन में आ गई है। सर ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हो और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो मान लो जैसे वो पहले 10,000, मेरे पास एक मशीन थी 10,000 यूनिट्स बनाती थी, वर्मा जी का लड़का आया और उसने कहा कि ये इक्विपमेंट इस पे लगा लीजिए, अब ये 10,000 की जगह 11,000 यूनिट्स बनाने लगेंगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने इक्विपमेंट लगा लिया। अब उसकी कंडीशन इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, या इक्विपमेंट नहीं लगाया, चल कोई बात नहीं, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर गया कि अब भैया ये ऐसे क्यों सर्विस, इसको थोड़ा ऐसे करवा लो, ये अंदर का पार्ट ये चेंज करवा लो, कुछ भी किया होगा।
तो भैया वो मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। 10,000 यूनिट्स की जगह मैं 11,000 यूनिट्स बना पा रहा हूँ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट अकाउंट डेबिट करना है। Likewise, any expenditure incurred to put an asset into working condition is also a capital expenditure. For example, if one acquires a machine for 5 lakh and pay 20,000 as transportation charges and 40,000 as installation charges, the total cost of machine coming to 5 lakh 60,000. 5 लाख रुपए 20,000 लाने के और 40,000 उसको इंस्टॉल करवाने के, ये दोनों खर्चे भी उस 5 लाख में ऐड होंगे। ओके, और एसेट को मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 5,60,000 पे। Similarly, if building is purchased for 40 lakh and 2 lakh is spent on the registration and stamp duty, the capital expenditure on building is 42 lakh. Ready to use तक का जितना भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज किया जाएगा। कैपिटलाइज्ड up to the asset get ready to use. कैपिटलाइज अप टू द एसेट गेट रेडी टू यूज। रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे हैं, पुट टू यूज नहीं। पुट टू यूज में तुमको परेशान करेंगे। पुट टू यूज क्या होता है, जब तुमको यूज करना स्टार्ट कर दिए। और रेडी टू यूज क्या होता है, जब वो यूज करने के लिए अवेलेबल है। भैया यूज करने के लिए अवेलेबल है ना, तो सिंपल वहीं तक के खर्चे ही कैपिटलाइज करने, उसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज नहीं करने हैं। ओके, आगे देखो, मतलब तुम मशीनरी लगा लिए, अभी तुमने प्रोडक्शन चालू नहीं किया, तुम तो 6 महीने तक चालू नहीं करोगे, तो क्या 6 महीने तक जो भी उस पर खर्चा वर्चा होगा तुम उस एसेट की कॉस्ट में डेबिट करते रहोगे? नहीं, उस रेडी टू यूज के बाद के जो भी खर्चे होंगे उस पर रिपेयरिंग वगैरह के, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ओके, इंप्रूविंग द अर्निंग कैपेसिटी, बिल्कुल कैपिटल नेचर का होगा। जैसे इसने कहा एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर शिफ्टिंग द फैक्ट्री फॉर इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। माल को इजीली सप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, हमारा कोई फैक्ट्री था वो शिफ्ट कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, तो कहा भैया ये जो चार्जेस लगेंगे ना वो कैपिटल नेचर के होंगे। ओके, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए क्या बोल रहा है, इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले ही बोला था, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या ऑपरेशन जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस होते हैं, ऐसे खर्चे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टेंस में आने से पहले के किए गए हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो खर्चे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो कैपिटल नेचर के होते हैं। जैसे कहा लीगल चार्जेस इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of company, or brokerage paid to the brokers or commission paid to the underwriters for raising capital। पैसा रेज करने के लिए अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं ना, कि पब्लिक से पैसा नहीं आएगा तो वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जी कोई ना जी, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पब्लिक से पैसा नहीं आया तो हम शेयर्स ले लेंगे, तो इसके बदले में हम अंडरराइटर्स को क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। अंडरराइटर्स का पूरा नॉलेज आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मिलेगा। ओके, तो ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जो भी पहले के खर्चे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, बिजनेस ऑपरेशन से स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चे हैं वो सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। डन। फिर क्या कहा सर, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, डन। अभी डेफर्ड रेवेन्यू की बात करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सर, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। सर 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट मिलता है वो तो कैपिटल होता है ना? नहीं, कुछ ऐसे खर्चे जिनकी वजह से आपका कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिनकी वजह से आपका कोई रेवेन्यू एफिशिएंसी, उस एसेट किसी पर्टिकुलर एसेट का एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो हमने उनको कहा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि उसको मैं एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसको मैं एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, मैं बैलेंस शीट में एसेट में नहीं दिखा सकता कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन कितना है, कितना मुझे फायदा होने वाला है, कोई आइडिया नहीं है, वो एक एक्सपेंस है। मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि मुझे 5 साल तक उसका फायदा मिलेगा, जैसे कि मेरी AIR आई है ना, मतलब मेरी नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की AIR आई है, अब मैंने उसको खूब प्रमोट किया
कि भाई AIR 3 हमारे पास है, AIR 4 हमारे पास है, AIR 5 हमारे पास है, एंड 2648 है, एंड सो ऑन, जो भी। तो ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो प्रमोट करने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया, मैंने इंस्टा पे ऐड रन किए, मैंने फेसबुक पे ऐड रन किए, मैंने यूट्यूब पे ऐड रन किए, जो भी एक्सपेंडिचर है मैंने सब जगह शाइन बोर्ड लगवा दिए, जगह जगह ऑटो पे सब जगह बैनर लगवा दिए, भैया कॉमर्स एजुकेटर AIR देने वाला, 3 4 5 लाइन से AIR देने वाला कॉमर्स एजुकेटर, ये सब मैंने बड़ा एडवर्टीजमेंट किया, खर्चा हुआ। लेकिन क्या मैं इसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, वो बैनर लगे हुए जगह जगह रहेंगे, 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगे, बिल्कुल। तो ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए जो किया गया खर्चा है। जैसे ये आईफोन वगैरह करता है ना, ये बहुत ज्यादा R&D करता है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, रिसर्च नहीं, डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा वो डेफर्ड में जा सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना। डेफर्ड रेवेन्यू का करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बोल रहे हो बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, रेवेन्यू को आप कहते हो कि उस साल इमीडिएटली ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू का क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू का क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू होते क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड, या तो पैसा आपने दे दिया या लाइबिलिटी आपने क्रिएट कर लिया है। भाई एडवर्टीजमेंट का पैसा कैश में दिया तो मैंने पे कर दिया, वरना मैं उधारी रख के आ गया, वो फ्लैक्स बैनर वाला मेरे जानकार है तो मैंने उधारी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फायदा आपको क्या मिलेगा? ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू है। आपको क्या लगता है, क्या इसे बैलेंस शीट में जाना चाहिए या इसे इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग और P&L में जाना चाहिए? बताओ। बैलेंस शीट का नाम एक पोजीशन स्टेटमेंट भी होता है, तो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, बताइए, सोचिए। सर 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से तो बैलेंस शीट में, लेकिन क्योंकि नाम रेवेन्यू है तो P&L में। अब करे तो करे क्या? तो भैया सुनना, द एक्सपेंडिचर which were recognized as deferred revenue expenditure has to be treated as simple revenue expenses। उसको सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना, ट्रीटेड एज सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, ये नोट्स जो मेरे थे FA के या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के या FM के, वो डाउनलोड कर सकते हो आप, सॉफ्ट कॉपी के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। और भी स्टूडेंट अपने दोस्तों को बता दीजिए आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप साथ साथ मेरे पढ़ लें। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके प्रिंट करवा के मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। चलिए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट एनी एक्सपेंडिचर, हाल फिलहाल के लिए, आगे चल के अगर ये चेंज होगा ना मैं बता दूंगा, ठीक है, आगे चल के अगर कभी ये चेंज होता है तो मैं बता दूंगा। मान लो कोई इसी वीडियो को, ये वीडियो तो सदा सदा के लिए है, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 6 महीने बाद देख रहा है तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाए तो केवल हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड की जाए, हो सकता है कि सॉफ्ट कॉपी ही चलती रहने देंगे, तो जैसा भी है, ठीक है ना, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस पढ़िए। Now, accounting standard has specifically mentioned that any expenditure incurred for research, training, advertising, and promotional activities should be recognized as expense of accounting period in which it has incurred। क्या बोल रहे हैं? तो अगर आपने कोई खर्चा किया, रिसर्च का, ट्रेनिंग का, बोला ना, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटल, लेकिन रिसर्च में जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो सर ये तो डेफर्ड रेवेन्यू में हो रहा है, बिल्कुल। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में भी जा रहा है कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, और कुछ बोला। अब जैसे रिसर्च तो एक्चुअली इन्होंने लिख दिया है, वैसे मैं बता दूं तुमको, रिसर्च में जो खर्चा किया जाता है वो सिंपली रेवेन्यू ही होता है। आगे चल के अपन ES इंडेक्स पढ़ेंगे ना, रिसर्च का खर्चा होता है रेवेन्यू, और डेवलपमेंट का खर्चा होता है कैपिटलाइज किया जाता है। R&D का पूरा बताऊंगा मैं तुमको जब तुम फाइनल में आओगे, जब तुम मुझसे इंडेक्स पढ़ोगे तो इंडेक्स में बताऊंगा मैं प्रॉपर कि भैया इंडेक्स 38 क्या कहता है इंटेंजिबल एसेट का, कि इंटेंजिबल एसेट को R&D जो भी किया है, सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो कोई नया, तो R&D पे जो भी खर्चा हुआ है, रिसर्च फेज में जो खर्चा होता है वो आपको क्या करना होता है? P&L में डालना होता है। और डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा होता है वो क्या करना होता है? आपको कैपिटलाइज करना होता है। सर ये क्या होता है रिसर्च फेज? जब तक आप रिसर्च कर रहे हो, अभी तक प्रोडक्ट हमको लग नहीं रहा है कि तैयार हो जाएगा, क्या फिजिबल नहीं है, टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरह चेक नहीं हुई है, अभी तक हमको कुछ कंडीशंस होती है, 6 कंडीशंस होती है, अगर वो फुलफिल होता है वो डेवलपमेंट में आ जाता है।
तो सिंपली अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हवाबाजी चल रही है तो वो रेवेन्यू है, लेकिन आप फर्मली कह सकते हो कि नहीं, अब अगर मैंने इसको और आगे इस प्रोडक्ट को डेवलप किया और आगे मैंने इस पे एक्सपेंस किया तो एक बढ़िया प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी हम कंप्लीट हो गई, चेक कर लिए भैया कि हाँ वाकई में है, उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारा इंटेंशन उसको यूज करने का है या सेल करने का है। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो फिर डेवलपमेंट फेज कहलाता है। अब वहां से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है और फिर जो भी खर्चा करोगे ना उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब उसको इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। ये मैं आपको फाइनल में बताता हूँ, लेकिन कभी अगर मान लो यहाँ पे आ जाए तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, रिसर्च फेज का खर्चा रेवेन्यू और डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज किया जाता है। और इसके अंदर तो तुमको डेफर्ड रेवेन्यू में तो मेनली केवल ये एडवर्टाइजिंग का खर्चा पूछ लेंगे या ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेंड किया, तुमने उसको पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, ठीक है ना। अब क्या होगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो इससे स्टाफ की वैल्यू बढ़ेगी ना, स्टाफ तुम्हारे लिए और अच्छे से काम करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो इसको कोई एसेट थोड़ा ना दिखा देंगे, नहीं, बट इसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा तो हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट ट्रीटमेंट कैसा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा होगा, मतलब सिंपली आप उसको उसी साल सेम ईयर में P&L में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब रिसिट की बातें कर लेते हैं। देखो एक्सपेंडिचर ही इंपॉर्टेंट है, रिसिट तो ठीक ठाक है। अच्छा मैं तुमको अगर कहूं एक आसान सा रिसिट के लिए एक ट्रिक बताता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम किधर आता है सर? बैलेंस शीट में आता है, तो कैपिटल रिसिट है, ठीक है। लोन लिया किधर आता है? बैलेंस शीट में आता है। बिल्डिंग बेचा तुमने, बिल्डिंग किसका आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है। ये सब बिल्डिंग बेचने से पैसा आएगा, कैपिटल रिसिट है। इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा, कैपिटल रिसिट है। तो बैलेंस शीट के आइटम्स है, सोर्स ऑफ इनकम से अगर आपको कोई पैसा आ रहा है या कोई बैलेंस शीट का आइटम इफेक्ट हो रहा है तो वो आपकी कैपिटल रिसिट है। और अगर वही चीज तुमको बोलूं मैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है, ये सब चीजें तो किधर आती है? कमीशन रिसीव हुआ, P&L में आती है ना, तो ये रेवेन्यू रिसिट, सिंपल। वो एक्चुअली रेवेन्यू रिसिट है इसलिए P&L में आती है और कैपिटल रिसिट है इसलिए बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है। लेकिन हम उल्टा भी याद कर सकते हैं दिमाग में, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी कौन सा आइटम किधर आता है। ओके, दीज रिसिट आर ऑब्टेन, कैपिटल के लिए क्या बोला, बाय एन एंटिटी फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशन। और ये रेवेन्यू रिसिट किससे होती है? रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन से जो इनकम अराइज हो रही है, माल बेचा, गुड सेल किया, ये रेवेन्यू रिसिट है। ये रैकरिंग इन नेचर होता है, इसको इनकम मानना होता है, इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट को इफेक्ट करता है और इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। ये इनकम है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। कैपिटल रिसिट के लिए क्या बोला, ये ऑपरेशन अदर देन फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशन। बिल्डिंग बेची, कभी कभार बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा, कभी कभार बेचते हैं, लोन लिया, कभी कभार लोन लेते हैं। इट इज इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग नेचर, इसको इनकम नहीं मानते हैं, बैलेंस शीट में इफेक्ट दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, या आपकी ऑपरेटिंग रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता है, इट में रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। डन। लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, मतलब लोन लिया तो बैलेंस शीट में लोन आएगा कि नहीं आएगा, लोन टेकन इज अ कैपिटल रिसिट। ओके, नाउ कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो ये क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखो लोन टेकन हुआ, शेयर इश्यूड हुआ। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम पे ध्यान देना थोड़ा सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिसिट नहीं होगा, बैलेंस शीट में आ रहा है बट वो रिसिट नहीं बोलेंगे, उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। देखो यहां पे आएगा कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, वही कैपिटल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट जो अराइज हो रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और रेवेन्यू प्रॉफिट किससे अराइज हो रहे हैं? आउट ऑफ रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब माल बेचने से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। अगर मैं पढ़ाने से कोई पैसा कमा रहा हूं तो वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस एक्टिविटी पढ़ाना है तो वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। ओके, कैपिटल प्रॉफिट कैसे होते हैं सर? कभी कभार होते हैं, जैसे एसेट बेचा तो प्रॉफिट हो गया तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया है। ओके, एग्जांपल्स क्या क्या है वो याद कर लो बस। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले का तो सारा ही नेचर कैपिटल नेचर का होता है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट ही होगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू किया 10 रुपए वाला, 2 रुपए प्रीमियम पे, वो जो 10 रुपए है, वो जो 10 रुपए है वो तो आपका कैपिटल रिसिट है, लेकिन वो जो 2 रुपए है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। ओके, प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, शेयर फोरफिट करके वापस री इश्यू किया, तो जो भी आपका
कैपिटल जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब मेरे को 10 रुपए वाला शेयर था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ोगे वैसे, 10 रुपए वाला शेयर बंदे ने 8 रुपए दिए, 2 रुपए नहीं दिए, मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और इन्हीं शेयर को मैंने वापस री इशू कर दिया कितने में, 6 रुपए में। 10 रुपए वाले शेयर को 6 रुपए में इशू कर दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? ये प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैसा प्रॉफिट? मैंने कहा पहले मेरे पास 8 रुपए आ गए थे, ठीक है ना, और अब मेरे पास 6 रुपए आ गए, 14 रुपए आ गए सर, 10 रुपए की जगह 14 रुपए आ गए, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। या यूं कहूं, 8 रुपए मेरे पास आए थे, उसमें से नेक्स्ट पार्टी को डिस्काउंट कितना दे दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बच गए कितने मेरे पास, 4 रुपए बच गए, तो ये 4 रुपए मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। सिंपल, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, 100 रुपए वाला डिबेंचर मैं 90 रुपीज पे डिस्काउंट कर रहा हूँ, मतलब पेमेंट कर रहा हूँ, रीपेमेंट कर रहा हूँ, तो 10 रुपए कम दे रहा हूँ ना, बिल्कुल रीपेमेंट रिडम्पशन कर रहा हूँ 90 पे 95 पे, तो 10 रुपए 5 रुपए कम दे रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट मेड ऑन सेल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट को रिवेल कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन गेन जो हो रहा है आपको, 1 लाख की एसेट रिवेल किया, 1,20,000 पे 20,000 का जो रिवैल्यूएशन गेन है वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? जनरली इनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरली, जैसे रिवैल्यूएशन वाले को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और बाकी सबको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हुआ तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा सॉरी, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू है और फॉरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, रिडम्पशन किया डिबेंचर का डिस्काउंट पे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और रेवेन्यू प्रॉफिट बेचारे वो तो P&L में जाएंगे ना, कुछ नहीं है सर, रेवेन्यू प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कैन बी ट्रांसफर टू एनी रिजर्व आल्सो, सिंपल डन। सर इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ द मर्केंडाइज, मर्केंडाइज मतलब जो ही गुड्स वगैरह जो तुम बेच रहे हो ना, उससे जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। डन हो गया? हाँ सर हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लें फटाफट से, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फटाफट से बात करेंगे। कैरेज ऑफ 7,500 स्पेंट ऑन द मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, मशीनरी खरीदा और उसको इंस्टॉल करवाया, 7,500 रुपए लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सर, रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे होते हैं कैपिटल होते हैं। ओके, हैवी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग बोलते ही तुम बोलना डेफर्ड रेवेन्यू है बट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता डेफर्ड है, ट्रीटमेंट कैसा होगा? रेवेन्यू, तो ट्रीटेड एज जरूर लिखना, रेवेन्यू एक्सपेंड, डेफर्ड का भले ही नाम मत लिखना, ट्रीटेड एज। आंसर दोगे ना एमसीक्यू अगर आता है ना तो तुम रेवेन्यू लिख के आओगे, सर एमसीक्यू में डेफर्ड भी आ गया और रेवेन्यू में आ गया तो हम क्या लिख के आएंगे? तुम रेवेन्यू लिख कर आओगे, समझाने के लिए बताया जाता है कि वो डेफर्ड रेवेन्यू है बट ट्रीटेड लाइक रेवेन्यू, तो दो ही नाम, कैपिटल या रेवेन्यू, तो तुम रेवेन्यू लिख के आना, डेफर्ड को मत क्लिक करके आना, टिक करके आना। नेक्स्ट, 200 रुपए पे किया फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल, इससे क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट बना रहे हो भैया, आगे फ्यूचर में काम आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक, फ्यूचर में काम आएगा, 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू द मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर है, सिंपल नॉर्मल सैलरी वेजेस वगैरह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, करंट पीरियड के लिए फायदा मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट मशीन, सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट रेडी टू यूज तक का खर्चा होता है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मटेरियल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फोरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री, वापस सुनना, मटेरियल लगा, मटेरियल का खर्चा तो सर रेवेन्यू होता है ना, बट पर्पस तो देखो, फॉर द एक्सटेंशन टू द फोरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में ऑफिस बनवाया है, ऑफिस बनवाने में मटेरियल, मतलब मेरा मान लो सीमेंट का काम है, ईंटों का काम है, अब मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे ही वो जो मैंने गुड्स खरीदा था, सीमेंट खरीदा था, बाहर से लेके आता था बेचने के लिए, सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह, अब मैंने अपने यहाँ पे उससे ऑफिस बना लिया। तो अब बताओ, जो मटेरियल मैंने खरीदा था, जो मैंने मटेरियल खरीदा था, सीमेंट, मान लो मैंने सीमेंट का काम है,
सीमेंट मैंने खरीदा था तब तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, क्योंकि मैंने उसको बेचने के पर्पज से खरीदा। लेकिन आगे चल के मैंने उसको अपने ऑफिस बनाने में खर्चा कर दिया, तो ऑफिस अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या करेंगे, परचेजेस कर देंगे। अब वही जो रेवेन्यू लग रहा था, क्योंकि रीसेल पर्पज से खरीदा था, लेकिन उसको तुमने यूज किधर कर लिया, ऑफिस बनाने में। ऑफिस का फायदा तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ध्यान देना, यही चीज मैं लिखवाने का बोल रहा था, अब लिखवाने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। रेंट पे किया, सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, फिर उसके बाद पेमेंट फॉर द कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, तो सिंपल कंप्यूटर टाइम के लिए तो दिया आपने, नॉर्मल खर्चा मान के आप क्या कर दोगे, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किसी को कंप्यूटर पे बैठा दिया काम करने के लिए, सिंपल। अब नया कंप्यूटर सिस्टम है सर, नया होने दो भैया, नया बिल्डिंग बना लूंगा तो उसमें अगर एम्प्लॉय रखूंगा, उसको सैलरी दूंगा, तो वो तो सैलरी तो रेवेन्यू ही जाएगा ना। वेजेस पेड टू द ऑन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग द फॉरमैन ऑफिस, ये वही वाली बात आ गई है, मैंने मटेरियल तो यूज किया ही किया था, ठीक है ना, ऑफिस बनाने में। अब खुद का लेबर भी यूज कर रहा हूं, कहां पे, उस ऑफिस को बनाने में। तो भैया वेजेस वैसे तो रेवेन्यू होता है, लेकिन पर्पस देखना, इंटेंशन देखना, खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, खुद की फॉरमैन ऑफिस के लिए आपने क्या किया, वेजेस दिया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, समझा क्या, बिल्कुल सर। आगे देखो नेक्स्ट, वैसे ये तुम खुद भी कर सकते हो, 4 क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताता हूँ। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, लाइसेंस ऑब्टेन किया है सर, रिन्यूअल नहीं है, लाइसेंस एक्वायर करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल हो तो रेवेन्यू बोल देना। ओके, रिन्यूअल हो तो रेवेन्यू बोल देना, हर साल ही रिन्यू हो रहा है, ठीक है। 1000 पेड फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, स्टॉक को एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाना, इससे कोई एफिशिएंसी थोड़ा ना बढ़ गया, नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, rings and piston of an engine were changed at a cost to get full efficiency, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है कि फुल एफिशिएंसी है, सर 5000 incurred for changing ring and piston of an engine is a revenue expenditure। ओ क्यों चेंज कर दिया सर हमने पार्ट, अरे बिकॉज द चेंज ऑफ रिंग एंड पिस्टन रीस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ओनली एंड इट विल नॉट ऐड एनीथिंग टू द कैपेसिटी ऑफ इंजन। वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, रिस्टोर करने के लिए हमने क्या किया, कोई पार्ट चेंज हो गया, मशीन खराब, मशीन का कोई एक पार्ट चेंज करना है अपने को, और वो पार्ट चेंज करना है, लेकिन उससे अपने को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कोई एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो जाएगा, तो भैया फिर वो रेवेन्यू में जाएगा, ये नॉर्मल सर्विस के अंदर जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा। ओके, 2000 स्पेंड किया लॉयर को टू डिफेंड अ सूट, किसी ने क्लेम कर दिया था फैक्ट्री के फर्म साइड पे, सूट वाज नॉट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं था, खर्चा एवं ही गया, किसी ने हम पर किया, केस किया, हमने खुद को बचाने के लिए केस किया, तो ये भैया पैसा दिया वकील को, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा। तुम केस ठोक रहे हो अपने राइट को लेने के लिए तो कैपिटल होगा, लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए लॉयर को फीस दिया तो रेवेन्यू होगा, ये ध्यान रखना। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बोलना, डेफर्ड मत बोल देना, होता डेफर्ड है लेकिन बताने का नहीं, रेवेन्यू बोलने का। फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, कैपिटल। 5000 incurred for the construction of temporary huts for storing building material, अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल था उसके लिए टेम्परेरी हट्स बनाया गया, 5000 क्यों बनाया गया, बिल्डिंग बनाने के लिए ना, तो ये टेम्परेरी हो भले ही, लेकिन ये फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, स्मॉल हट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ध्यान रखना। State clearly how you would deal with the following in the books of the company. Redecoration, redecoration, simple revenue expense, इससे कौन सा एसेट जनरेट हो रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉफी मेकिंग मशीन, एग्जांपल लिया था मैंने, कॉफी मेकिंग मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद द बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्लब ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम को एक्सटेंड कर रहे हो, फायदा एक्स्ट्रा आगे मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर परचेज ऑफ स्नैक्स एंड फूड, रिफ्रेशमेंट आइटम है भैया, इससे बेनिफिट कोई 1 साल तक होना मिलेगा, आज का तुमको कुछ खिलाऊंगा मैं तुमको, आगे तक मेरा गुणगान करोगे क्या, नहीं, अरे सर आपने बहुत अच्छा खिलाया, बहुत खाना अच्छा था, बाहर जाके भूल जाओगे तुम लोग, नालायक। परचेज ऑफ वीसीआर एंड टीवी, तुमने क्लब लॉन्च के लिए वीसीआर टीवी खरीदा, इसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, दैट्स इट।
तो ये था कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का या ट्रांजिशन का चैप्टर। बड़ा ही सिंपल है, एक क्वेश्चन बन जाता है इससे कभी ना कभी, वरना एमसीक्यू बन जाता है कभी ना कभी। तो जानना जरूरी है कि कौन सा आइटम कैपिटल, कौन सा आइटम रेवेन्यू, दैट्स इट। तो डन है क्या? बिल्कुल सर डन है। तो सर आज कोई क्वेश्चन दोगे क्या हमको? चलो तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, बताना उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स consumed, raw material and stores consumed in the construction of fixed asset, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? चलिए डन है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई थिंक अब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जिसका एग्जाम में क्वेश्चंस काफी चांसेस रहता आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और देन बीआरएस। ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है 7 मार्क्स का। तो ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।